नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट विस्तार न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बताएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का पूरी जानकारी, पूरा हाल, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि हो क्या रहा है उस मामले को लेकर जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत आज हम उसी से करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में लगातार पिछले कई दिनों से बनी हुई है और इस चर्चा को हवा उस फैसले ने दे दी जो कल लिया गया, यानी कि नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। नीट को लेकर बवाल था, सड़कों पर संग्राम था, संसद में सवाल थे, लेकिन नेट की जब परीक्षा रद्द हो गई, वो भी पेपर होने के अगले ही दिन, तो फिर बवाल और ज्यादा तेज हो गया। देश भर में क्या क्या तस्वीरें सामने आई हैं और कौन क्या कुछ कह रहा है। राहुल गांधी भी सामने आए और उन्होंने सरकार से बड़े तंज के भाषा में इस्तेमाल करते हुए कहा कि जंग रुकवा दी थी, पेपर लीक नहीं रुकवा पाए। विवाद क्या है पहले आप ये देखिए, उसके बाद पूरे ग्राफिक्स के साथ पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे विवाद और पूरी खबर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर हो रहे घमासान के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। ये ऐलान एनटीए ने पेपर लीक की खबरें आने के बाद किया। 9 लाख छात्रों ने नेट की परीक्षा दी थी। फिलहाल इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि गड़बड़ी पर एक्शन लिया गया है। To taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उधर देश भर में यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। नेट की परीक्षा रद्द होने से छात्रों की नाराजगी साफ देखी जा रही है और इस साल जब हद पार हो गई तब मजबूर होकर हमें इस प्रोटेस्ट को करना पड़ा। जैसा कि अभी कल ही एक डिसीजन आया है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो होता है वो भी एक अच्छा खासा बड़ा एग्ज़ाम है, उसको एक ही दिन पहले शायद 18 तारीख को वो कंडक्ट हुआ था और उसमें सीबीआई जांच के आदेश भी आ गए हैं और साथ में उस एग्ज़ाम परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया है। नेट का पेपर तो रद्द हो गया, उधर नीट को लेकर भी सड़क पर बवाल जारी है। एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। वरुण जी से जानना चाहेंगे कि आज एनएसयूआई ने कहां-कहां प्रदर्शन किया है और आगे की कार्य योजना क्या है। वरुण जी, सबसे पहले तो विस्तार पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तो हम बार-बार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जिस तरीके से कल नेट का पेपर भी लीक हुआ और साथ के साथ जो बिहार में छात्र था अनुराग यादव, उसने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे पेपर एक दिन पहले मिला, 4 घंटे पहले मिला, मुझे आंसर शीट मिल गया, मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो ये तो साफ हो गया कि एनटीए ने ये पेपर बेचा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेट का पेपर भी बेचा गया होगा, इसलिए उन्होंने खुद ही कैंसिल करा है। दिल्ली में एनएसयूआई ने नकली नोटों के साथ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आयशा और क्रांतिकारी युवा संगठन ने नेट पेपर रद्द होने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें। अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। वहीं लगातार होते पेपर लीक मामले और नेट के पेपर रद्द होने के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और जमकर सरकार को उन्होंने घेरा। जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि पहले नीट और अब नेट के मामले में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देश के युवा पूछ रहे हैं कि आखिर उनका क्या कसूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो आज पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। नेट और नीट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब नेट का जिक्र हो रहा है तो ये देखिए कि एनटीए ने मंगलवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। और उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई में गड़बड़ी के संकेत मिले थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया और इसके बाद अब परीक्षा को रद्द किया गया है। और इस परीक्षा की जो पूरी पॉलिसी है उसको लेकर सीबीआई जांच करेगी। मामले की गड़बड़ी में सीबीआई अब जांच करने जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित की थी। ये खास बात है, 18 जून को पेपर होता है, कल 19 जून था और 2 चरणों में ओएमआर यानी कि पेन और पेपर इस मोड में परीक्षा हुई थी। ऑफलाइन ये पेपर हुआ था और 1200 से ज्यादा सेंटर पूरे देश भर में बनाए गए थे, जहां पर 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नेट की परीक्षा दी थी। 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। अंदाजा लगाइए, ये 9 लाख छात्र जिन्होंने तैयारी की, अब जो है इनकी तैयारी बेकार हो गई क्योंकि दोबारा पेपर देना पड़ेगा। और जाइए, क्योंकि देश में नीट और नेट दोनों को लेकर चर्चा हो रही है, तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नीट और नेट में क्या अंतर है। नीट और नेट के अंदर देखिए आप, नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के चयन के लिए। नीट होता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रवेश परीक्षा के लिए। नेट होता है साल में 2 बार, नीट साल में 1 बार ही होता है। पेपर 1 और पेपर 2 में ये परीक्षा 1 दिन में पूरी हो जाती है और 2 हिस्सों में परीक्षा नीट और यूजी में नीट को लेकर होती है। पीजी डिग्री होना अनिवार्य है नेट के लिए अगर आपको पेपर देना है, और बायोलॉजी से 12वीं पास होना अनिवार्य है अगर आपको नीट के लिए आवेदन देना है। तो ये नेट और नीट में आपको अंतर बता रहे हैं। खास बात यह है कि अब चूंकि इन दोनों ही परीक्षा को लेकर चर्चा चल रही है, इसलिए हमने सोचा कि आपको दोनों में अंतर बता देते हैं। बढ़ेंगे आगे, क्योंकि लगातार नीट को लेकर जो संग्राम मचा हुआ है उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया पेपर लीक मामले में लेकर, और बिहार की एक यूनिट इस मामले में जांच कर रही है। जरा वो देखिए, अनुराग की मदद उसके फूफा सिकंदर ने की थी। आरोपी अनुराग यादव का बड़ा खुलासा हुआ जिसे गिरफ्तार किया गया है। सिकंदर ने ही फोन करके आरोपी को कोटा से बुलवाया था और ये कहा था कि सेटिंग हो गई है। अमित आनंद और नीतीश कुमार ने प्रश्नों के उत्तर रटवाए थे किसे, अनुराग यादव को। अनुराग को नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दे दी गई थी कुछ घंटे पहले, और जब वो रात में उसने जो रटा वही सुबह परीक्षा में प्रश्न पत्र में उसको सामने आया था, और ये उसने खुद खुलासा किया है और इसको स्वीकार भी कर लिया है। आरोपी अनुराग का सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में बनाया गया था और उसके बाद जब उसने परीक्षा दी, बाद में परीक्षा के बाद ही उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और लीक मामले में, नीट के पेपर के लीक मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब जरा आप ये देखिए कि पेपर लीक मामले में सिकंदर जो अनुराग का फूफा है वो मास्टरमाइंड है। सिकंदर आपको बता दें कि जेई है, जूनियर इंजीनियर है, और खास बात यह है कि इसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल जूनियर इंजीनियर के पद पर सिकंदर काम करता है और यही आरोपी का फूफा भी है, मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है और इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनुराग के अलावा सिकंदर यादवेंद्र भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो एक तरह से नीट को लेकर जांच की जा रही है। और कौन कर रहा है कार्रवाई, आर्थिक अपराध यूनिट बिहार की, ये जांच कर रही है पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में। अब जरा सवाल इस बात को लेकर है कि पॉलिटिकल कनेक्शन का अगर जिक्र हुआ है तो उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि तेजस्वी कनेक्शन सामने आ गया है नीट मामले को लेकर। विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक खबर बता रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी यादव के सहयोगी पर। आरोपी सिकंदर कुमार तेजस्वी के करीबी हैं। आरोप सिकंदर कुमार तेजस्वी करीबी कैसे, यह भी आपको समझना चाहिए। गेस्ट हाउस के लिए तेजस्वी के पीएस ने सिकंदर को रुकवाया था और फोन किया गया था, यह सबसे बड़ी बात है। पीएस प्रीतम यादव जो तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके कहने पर कमरा बुक हुआ था, और कमरा बुक कहां हुआ था यह भी आप देख लीजिए। एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने का दावा किया गया, और यह दावा है विजय सिन्हा का, डिप्टी सीएम है। 1 मई को और 4 मई को 2-2 बार फोन किए जाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है, और यह पॉलिटिकल कनेक्शन आपको बता रहे हैं। बुकिंग के लिए जो कोशिश की गई, और यही वो कमरा था जहां पर अनुराग यादव भी रुका और साथ ही साथ उसका फूफा सिकंदर यादवेंद्र भी रुका था। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाए हैं, वो खास थे, उसको आपको सुनना चाहिए। देखिए, 1 मई को
तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर, प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर, प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो। तो विजय सिन्हा को आपने सुना, बिहार के डेप्यूटी सीएम है और वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की धांधली की जांच होनी चाहिए। अब सवाल है कि जांच तो हो रही है, लेकिन सजा कितनी होनी चाहिए ये भी आपको समझना चाहिए। और समझिए कि पेपर लीक में कितनी सजा मिलती है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया था एंटी पेपर कानून, जो कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम करता है। 2024 में इसको लागू किया था। फरवरी में यह पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया गया था। मकसद साफ था कि देश में अगर पेपर लीक होते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। पेपर लीक के दोषी को 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जो व्यक्ति पेपर लीक कराता है 1 करोड़ का जुर्माना भी है। बड़ी बात है, पेपर लीक के खिलाफ कानून है और उस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर अगर कोई परीक्षा देने पहुंचता है तो उसको भी सजा मिलेगी। सजा है 3 से 5 साल तक की जेल की। तो 3 से 5 साल तक की जेल उस कैंडिडेट को हो सकती है। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस कैंडिडेट पर लगाया जा सकता है। संस्थान का अगर कोई नाम आता सामने कि किसी संस्थान में गड़बड़ी हुई है तो उससे पैसे की रिकवरी की जाएगी, साथ ही साथ उसको बैन किया जाएगा और उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है, और इन दोनों ही परीक्षा को लेकर एक सेंट्रल पॉइंट है, वो एक सेंट्रल पॉइंट है एनटीए। एनटीए क्या है जरा ये आप समझ लीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में ये अस्तित्व में आया था। इससे पहले इसको लेकर कोई जिक्र नहीं था। 2017 में इसे बनाया गया। भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे तैयार किया गया, इसे बनाया गया। एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए एंट्रेंस एग्जाम इसके माध्यम से होते हैं, यही इसका काम भी है। एनटीए के चेयरपर्सन इस वक्त प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं और यही एनटीए अब सवालों के घेरे में है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से पेपर आयोजित कराता है ये भी आप देख लीजिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आगे चलते चले जाइए क्योंकि कई सारे एग्जाम हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही टेस्ट रद्द हुआ है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यही नीट जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये वो पेपर है। कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट, ये एनटीए सारे पेपर कराता है। सोचिए कितनी बड़ी भूमिका रहती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट, ये भी एनटीए के द्वारा पूरा किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे और पेपर की तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। तो खास बात यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम भी एनटीए ही कराता है। इतने सारे एग्जाम कराता है। जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट भी एनटीए ही कराता है। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट एनटीए ही कराता है। इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है। बढ़ेंगे आगे क्योंकि एनटीए जो एग्जाम कराता है, एनटीए क्या है ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर कैसे होती है परीक्षा ये आप देखिए। परीक्षा कराना उसका काम है, परीक्षा बनाना उसका काम है। परीक्षा का आयोजन आउटसोर्स से होता है और सबसे खास बात यह है कि अब एनटीए सवालों के घेरे में है। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में पहुंचे हुए हैं, 2 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 2013 के बाद ये उनकी जम्मू कश्मीर की 25वीं यात्रा है और 2019 में जब धारा 370 हटा दी गई थी उसके बाद 7वीं कश्मीर की यात्रा है। खास बात यह है कि श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी कि SKICC में एम्पावरिंग यूथ
ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर इवेंट में शामिल होने के लिए पीएम यहां पहुंचे हुए हैं। भव्य स्वागत किया गया है, जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। और तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, ये एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर, इसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आप देखिए कश्मीरी वेशभूषा में वहां मौजूद महिलाओं ने फूलों से उनका स्वागत किया है। तो श्रीनगर कश्मीर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कश्मीर घाटी में इस वक्त मौजूद हैं। और यहां से बड़ा संदेश खुद, और ये देखिए ये तस्वीर खास है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो महिलाएं जो उनका स्वागत करने के लिए वहां तैनात थी, उनके ऊपर खुद वो फूल डालकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और आप देख रहे हैं तस्वीरें श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। और खास बात यह है कि जब उनका स्वागत किया गया, जो तस्वीर अभी आपने देखी, उस स्वागत में शामिल महिलाओं के ऊपर फूल बरसाते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाएगी। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया था, और 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन कश्मीर घाटी को इस बार चुनना बेहद खास है, क्योंकि नई सरकार जब 4 जून को बनी, उसके बाद 4 बड़े आतंकी हमले भी हुए, तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं, और खास बात यह है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पीएम मोदी करेंगे डल झील के किनारे से योग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता कहां से योग करेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर होने जा रहा है। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस बार 10वीं बार योग दिवस मनाया जाएगा, यानी पूरी दुनिया के लिए योग दिवस के तौर पर 1 दशक का समय पूरा होने जा रहा है। इस बार योग दिवस पर क्या कुछ खास होने जा रहा है, ये भी देखिए। श्रीनगर में 21 जून को योग करेंगे पीएम मोदी। डल झील किनारे सुबह 6:30 बजे योग करेंगे मोदी। SKICC के बैकयार्ड में मनाया जाएगा योग दिवस। 10वीं बार दुनिया मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। धारा 370 हटने के बाद मोदी की 7वीं कश्मीर यात्रा। योग दिवस के लिए पूरी दुनिया में कल एक साथ योग होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी योग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब जानिए MP और छत्तीसगढ़ में कौन कहां योग करेगा। मध्य प्रदेश में कौन कहां योग करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव लाल परेड मैदान भोपाल में योग करेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मार्तंड स्कूल परिसर रीवा में योग करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंदसौर में योग करेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कहां करेगा योग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साइंस कॉलेज रायपुर में योग करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव CSEB ग्राउंड कोरबा में योग करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में योग करते हुए नजर आएंगे। नई सरकार बनने के बाद कश्मीर में 4 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए श्रीनगर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में रेड जोन घोषित किया गया है और ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। पीएम मोदी कश्मीर में 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 2014 में मोदी सरकार ने UN जनरल असेंबली में पहली बार योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर पहचान दिलाने का प्रस्ताव पास कराया। इस साल ये 10वीं बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरी दुनिया में तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 6:30 बजे श्रीनगर में योग करेंगे। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक संदेश योग दिवस को लेकर सामने आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव योग करते हुए
तस्वीरें उनकी सामने आई हैं, वीडियो उन्होंने जारी किया है, योग दिवस से पहले जारी किया है वीडियो, लोगों से योग करने की अपील भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो योग करते हुए आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर है। मोहन यादव शीर्षासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, पर्वतासन कर रहे हैं। और खास है, ये बेहद बैलेंस बनाने वाली बात होती है, क्योंकि एक दिन में ये संभव नहीं है। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार योग करते रहे हैं और उसकी ये तस्वीर उदाहरण है कि उनके लगातार सतत अभ्यास का ये नतीजा है कि इतना अच्छा बैलेंस उनको शीर्षासन में दिखाई दे रहा है। तो शीर्षासन करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संदेश भी दिया है पूरे मध्य प्रदेश और देश को कि योग करना जरूरी है। ये वीडियो जारी किया है, कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग करते हुए तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आपको हम दिखा रहे हैं। शानदार बैलेंस और अभ्यास का ये नतीजा है। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर बलौदाबाजार हिंसा के बाद एक्शन लिया गया है। पुलिस विभाग में बड़े तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ से बलौदाबाजार हिंसा के बाद एक्शन लिया गया है। पुलिस विभाग में बड़े तबादले किए गए हैं। बलौदाबाजार से अफसरों को हटाया गया है, ये भी खबर मिल रही है। 4 नए अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। एएसपी अविनाश सिंह भी हटाए गए हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। एएसपी अविनाश सिंह को हटाया गया है। साथ ही साथ धमतरी के एएसपी अभिषेक सिंह को अब जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा अभिषेक सिंह को बलौदाबाजार का एएसपी बनाया गया है। हेम सागर सिद्धार्थ को भी नई जिम्मेदारी मिली है। बलौदाबाजार एएसपी बनाए गए सिद्धार्थ, बलौदाबाजार अनुविभागीय अधिकारी को भी हटाया गया है। तो इससे पहले कलेक्टर कमिश्नर को भी हटाया गया था और अब ये बड़ी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है एक्शन की, वो ये है कि पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं। बलौदाबाजार में जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, इसको लेकर सियासत भी एक तरफ हुई और जमकर उपद्रव किया गया। और अब ये बड़ी खबर जहां पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रवि मिरी जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। रवि, जरा बताइए, ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एसपी कलेक्टर को तो पहले ही हटा दिया गया था और अब दूसरे अधिकारियों को भी हटाया गया है। मकसद साफ है कि जो लापरवाही बरतेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी विवेक, 10 जून को जो बलौदाबाजार में हिंसा हुई उसके बाद जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनके तबादले का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहले एसपी और कलेक्टर को हटाया गया था, अब बलौदाबाजार जिले के एएसपी को भी हटा दिया गया है और अनुविभागीय अधिकारी है उनको भी हटा दिया गया है। मेरे पास वो लिस्ट है सरकार का जो पुलिस विभाग ने जारी किया, उस लिस्ट में आप 6 अधिकारियों के तबादले के आदेश है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बलौदाबाजार में अब नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसमें 2 खासकर हेम सागर सिद्धार्थ को वहाँ पर भेजा गया है। आशीष अरोरा जो वहाँ पे लगातार काम कर रहे थे बलौदाबाजार घटने के बाद भी, उसके बाद उनको हटा दिया गया है। और ऐश्वर्या चंद्राकर जो डीएसपी उनको बनाया गया बलौदाबाजार का। इसके अलावा जो कौशल किशोर वासनिक है उनको बलौदाबाजार पोस्ट किया गया। तो वहाँ पे नए अधिकारियों को पोस्ट किया गया है। खासकर ऐश्वर्या सिंह जो कि जसपुर में नक्सल ऑपरेशन के डीएसपी थे, उनको वहाँ पर भेजा गया बलौदाबाजार ताकि वहाँ पे कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो रवि हमें खबर दे रहे हैं कि किस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया है बलौदाबाजार की घटना को लेकर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तमाम राज्यों में करारी हार हुई। सीटें तो बढ़ी, लेकिन कई राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को जीत की संभावना ज़्यादा थी, ज़्यादा सीटें आने की संभावना थी। ऐसा हुआ नहीं और उसी में से एक राज्य है छत्तीसगढ़। अब कांग्रेस करारी हार का समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बना चुकी है जिसमें कई नेता इसमें शामिल हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक कमेटी बनाई है ताकि असली वजह हार की पता चल सके। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है, देखिए इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 6 महीने में 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। कांग्रेस सिर्फ एक सीट में ही सिमटती हुई दिखी, वहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी सीट निकालने में सक्षम नजर नहीं आए। विधानसभा चुनाव की तुलना में उसके वोटों में 1.17% की गिरावट भी आई। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42.23% वोट मिला था, जो लोकसभा में घटकर 41.06% पर आ गया। इसके बाद से लगातार कांग्रेस में हार की समीक्षा की मांग उठी थी।
लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ समेत तमाम 8 राज्यों में हार का पता लगाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इन कमेटियों के सदस्य ब्लॉक और बूथ स्तर पर जाकर पता लगाएंगे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार क्यों हुई और फिर अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। कमेटी में छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को दी गई है। निश्चित रूप से जब पार्टी की कोई हार होती है तो उसकी समीक्षा होती है और बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि समीक्षा होना चाहिए, तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में जो कमेटियां गठित की है, हमारे प्रदेश में भी आदरणीय वीरप्पा मोइली जी और आदरणीय हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है और समझते हैं कि जल्दी वो आएंगे और समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से किन कारणों से हमारी हार हुई उस पर खुलकर चर्चा होगी और आने वाले समय में हम मजबूत होकर उभरें, फिर चुनाव में किस तरह से जीत के आएंगे इसकी चर्चा जरूर होगी। वहीं भाजपा भी लगातार कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बता रही है। एक बार फिर से कांग्रेस की समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है और एक परिवार के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी काम है, समीक्षा करें, जो करना है वो करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नियत विहीन है और एक परिवार के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है और कांग्रेस के अपना अंदरूनी काम है, वो समीक्षा करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोष आखिर किसे देंगे जब नेतृत्व ही इस प्रकार से है। कमेटी को लेकर हार की वजह तलाशने के अलावा संगठन में बड़े बदलाव की भी चर्चा हो रही है। सीधे राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाने के बाद से सियासी गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन ये कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां पर प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार नया मंत्री कौन बनेगा। बृजमोहन के इस्तीफे और एक पहले से खाली पद को मिलाकर अब प्रदेश से 2 नए मंत्री बनेंगे, जिनके समीकरण को लेकर चर्चा हो रही है। सियासी वार पलटवार भी होने लगा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 19 जून शाम 5 बजे ये वो वक्त था जब प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकी के बाद मंत्रिमंडल से भी अपना इस्तीफा दे दिया था। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा था, जिसके बाद सूबे की सियासत में कौन बनेगा मंत्री, अब इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि किस समीकरण के तहत मंत्री बनाया जाना तय होगा। क्या क्षेत्रवार समीकरण पर फोकस होगा या जातीय समीकरण पर, या फिर नया पुराने के फॉर्मूले के तहत नए मंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। मामले को लेकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया है, भाजपा में गुटबाजी हावी हो गई है। कि बृजमोहन जी बहुत दुखी हैं। वो पहले तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनको जबरदस्ती विधानसभा से इस्तीफा दिलवाया गया और वो कह रहे थे कि मैं विधानसभा सदस्य नहीं होते हुए भी 6 महीने तक तो मंत्री रह ही सकता हूं, लेकिन ज़बरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के घर में ले जाके उनसे दस्तखत करवाया गया। एक तरफ भले ही कांग्रेस इस पर तंज कस रही हो, मगर भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम की अपनी अलग ही दलील है। कौन बनेगा मंत्री के सवाल और समीकरण पर मंत्री कहते हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जो भी मंत्री बनेगा वो भाजपा का ही वरिष्ठ सदस्य होगा। जो भी होगा पार्टी का हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी का एक सदस्य होगा। सूबे की सियासत में कौन बनेगा मंत्री, अब ये सवाल तब तक गूंजेगा जब तक कि नामों का ऐलान नहीं हो जाता। राजनीति के जानकार अलग अलग समीकरण पर चर्चा कर संभावनाओं की बातें तो करेंगे, मगर सहायक मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और कब नाम तय होगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। मगर इस विषय पर सियासत बेहद गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
जी हाँ, तो मंत्री पद कब भरे जाएंगे ये एक अलग सवाल है और इसका जवाब भविष्य में आपको मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बृजमोहन अग्रवाल को लेकर कांग्रेस को दया क्यों आ रही है, ये भी एक अपने आप में सवाल है। उधर बृजमोहन अग्रवाल जनता का आभार व्यक्त करते करते थोड़े से भावुक हो गए, क्योंकि एक लंबे समय तक मंत्री पद और उससे भी पहले विधायक का लगातार वो कार्यकाल संभालते रहे और उन्होंने कहा कि जनता ने इतिहास रचा, इतिहास रचकर मुझे विधानसभा पहुंचाया, इतिहास रचते हुए संसद में मैं पहुंचा हूं, जनता का आभार है। लेकिन इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल भावुक हो गए, लेकिन शिव कुमार डहरिया इस पर भी कटाक्ष करने से चूके नहीं। देखिए, विधायक पद से विदाई की तो इतिहास बना के विदाई की और फिर लोकसभा में भी भेजा तो एक इतिहास बनाया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता। बृजमोहन जी बहुत दुखी हैं। वो पहले तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनको जबरदस्ती विधानसभा से इस्तीफा दिलवाया गया। आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी हो गई है और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उनकी अब पूछ परख खत्म हो गई है। बढ़ेंगे आगे और मध्य प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज सुबह मुलाकात की। उन्हें तीसरे कार्यकाल की बधाई भी दी। उन्होंने पीएम से केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन के लिए समय भी मांगा है। वहीं सीएम ने जल गंगा अभियान और सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम समेत प्रदेश की योजनाओं की जानकारी भी दी कि प्रदेश में किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कुएं, बावड़ियों, नदियों और तालाबों पर केंद्रित जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश की जनता का अभियान के प्रति उत्साह देखकर अभियान को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात की आज उन्होंने। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे 2 नदी जोड़ो अभियान बड़े उनके माध्यम से मंजूर हो चुके हैं। उसमें से एक केन बेतवा नदी योजना हम अपने भूमि पूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यूपी सरकार से मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री से उसकी तारीख लेने वाला हूं, जिसके आधार पर हमको उसका लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से नई सरकार गठित हुई है और मध्य प्रदेश सरकार पूर्व गठित है, हम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश की भलाई के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं, सबको बधाई। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर मिल रही है नर्मदापुरम से इस वक्त की। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सीबीआई की टीम पहुंची है नर्मदापुरम। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की सीबीआई लगातार जांच भी कर रही है और इसी जांच के सिलसिले में सीबीआई पहुंच गई है नर्मदापुरम के पवारखेड़ा में बीआरडी नर्सिंग कॉलेज के दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। सीबीआई टीम के साथ मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। सुटेबल कॉलेजों की जांच हो रही है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम यहां पहुंची है। बीआरडी नर्सिंग कॉलेज के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सीबीआई की टीम के साथ मजिस्ट्रेट भी हैं और जिला प्रशासन के अफसर भी मौजूद हैं। कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद सुटेबल कॉलेज यानी कि जो कॉलेज कागजों में फिट बता दिए गए थे और कहा गया था कि यहाँ पर सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन खुलासा ये हुआ था कि ये सुटेबल कॉलेजों को लिस्ट में डालने के एवज में घूस ली गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई सुटेबल कॉलेजों की जांच पड़ताल करे। आशीष मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। आशीष बताइए, सीबीआई की टीम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जो बीआरडी कॉलेज है, वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। क्या कुछ हाथ लग पाया है और क्या खबर पूरी? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर के बाद में जो पवारखेड़ा स्थित बीआरडी कॉलेज है वहां पर जो है सीबीआई की टीम पहुंची है। जो सुटेबल लिस्ट है वह उसके साथ में अन्य तथ्य है उसको लेकर वहां पर वो पहुंचे हैं और जो कागज हैं, वहां के जो दस्तावेज है, उनको खंगाला जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं इस कॉलेज का भी तो कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इटारसी अस्पताल है वहां पर भी कुछ सदस्य जो है सीबीआई टीम के जो सदस्य वहां पर भी पहुंचे थे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बीआरडी कॉलेज है ये भी उस श्रेणी में है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके जो तथ्य है वो सामने आए थे, तभी ये सीबीआई टीम जो है यहाँ पर पहुंची है। हालांकि हमारी बात हुई है उनसे और लेकिन मीडिया से उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया जी। तो क्या आशीष एक ही कॉलेज है जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है या कुछ और कॉलेजों की भी जांच पड़ताल की जाएगी?
जी नहीं, देखिए जो नर्मदापुरम जिला है, यहाँ पर जो बीआरडी कॉलेज है पवार के में, वहीं पर टीम पहुंची है। उसके साथ साथ जो टीम के कुछ सदस्य हैं वो इटारसी अस्पताल में जरूर पहुंचे थे। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आशीष हमें खबर दे रहे थे किस तरह से लगातार एक्शन लिया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। बढ़ेंगे आगे। सागर से खबर है जहां पर कृषि साख सहकारी समिति की दुकान से खाद की बोरियां चोरी हो गई। ये बड़ी खबर मिल रही है। सुबह जब गांव वालों ने सहकारी दुकान के ताले टूटे हुए देखे तो तुरंत प्रबंधक को इसकी खबर दी गई। 102 बोरी डीएपी खाद चोरी हुआ है, ये खबर मिल रही है। प्रबंधक ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सागर में सहकारी समिति की दुकान से खाद चोरी का पूरा मामला है और 1.5 लाख रुपए की कीमत की बोरी हैं डीएपी खाद की, जिनकी संख्या तकरीबन 102 है। इन्हें लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल जुट गई है। हमारी सोसाइटी में डीएपी खाद रखा हुआ था 230 बोरी शेष, उसमें से हमारी 102 बोरी चोरी हो गई। 128 बोरी मौके पर सुबह गिनी। जो हमारे लिए ग्रामीणों ने सूचना दी कि आपके ताले टूटे पड़े हुए हैं, और हमने जाकर वहां देखा तो हमारा 102 बोरी कम खाद पाया गया। सागर से खबर है जहां पर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। पूरे जिले के पेट्रोल पंप खाली हैं, वहां पेट्रोल नहीं मिलेगा। खबर ये मिल रही है सागर से, पेट्रोल पंप के संचालकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। पूरे जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। 21 जून की सुबह से पेट्रोल नहीं मिलेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जिले के पेट्रोल पंप संचालक जा रहे हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कलेक्टर को इसकी सूचना दे दी है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव पर हमला हुआ था और इसी के विरोध में यह हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। सचिव के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की गई थी। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया है, जिसको लेकर सागर में पेट्रोल पंप के तमाम जो संचालक हैं उनमें आक्रोश है, नाराजगी है। और इसी को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई है कि पुलिस पर प्रेशर बनाया जाए, पेट्रोल पंप की हड़ताल की जाए। और अब खबर ये है कि सागर जिले में पेट्रोल की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं वो हड़ताल पर कल से जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये 1 या 2 दिन की हड़ताल नहीं है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया, यानी कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल की जाती रहेगी। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार ना करना और पेट्रोल पंप के कर्मचारी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का पूरा मामला है, जिसके बाद अब ये ऐलान किया गया है। ग्वालियर से खबर है जहां पर प्री मॉनसून में जोरदार दस्तक दे दी है और ग्वालियर में 2 घंटे तक जबरदस्त बारिश हुई है। जबरदस्त बारिश हुई है और खबर यह है कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बारिश से भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। इस बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोल दी है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश और शहर के तमाम इलाके जलमग्न हो गए। इसके साथ ही शहर के पास जो पौष इलाके हैं, सड़कों हैं, वहां पर पानी भरता हुआ देखा गया है। लोगों को परेशानी भी हुई है, लेकिन राहत ज़्यादा मिली है। तो परेशानी थोड़ी है, राहत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी बेतहाशा थी ग्वालियर में और उस गर्मी को इस बारिश ने ख़त्म कर दिया है। पेंड्रा से खबर है जहां पर गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानसून की दस्तक सामने आ चुकी है। पिछले 1 घंटे से यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस क्षेत्र में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से उमस से राहत मिली है, लेकिन परेशानियां बढ़ जाती हैं, आने जाने में समस्या होती है, जल भराव की भी समस्या। लेकिन मानसून है और इस मानसून का इंतजार हर कोई करता है। भीषण गर्मी से राहत मिली, निजात मिली उमस से। और अब गुरेला पेंड्रा मरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त बारिश अभी भी जारी है। 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। उधर रायपुर में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। साथ ही सावधानी लोगों से बरतने की अपील की है। रायपुर, दुर्ग समेत 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और खबर यह है कि 19 जिलों में चेतावनी है बिजली गिरने की। गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है और मानसून में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए लोगों को हिदायत दी गई है कि वो बाहर ना ही निकलें, क्योंकि यहाँ पर बारिश के साथ गरज चमक और बिजली की संभावना दिख रही है। बस्तर से सांसद महेश कश्यप दंतेवाड़ा पहुंचे।
यहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की, दर्शन किए और इलाके की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान उनके साथ विधायक चैतराम अटामी भी मौजूद रहे। इसके बाद सांसद बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां विधायक ने पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया और बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर हुई। महेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया है। जीते हैं महेश कश्यप यहां से बीजेपी के सांसद हैं और जब अपने क्षेत्र में पहुंचे, मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और कार्यालय पहुंचे, तो आप देख रहे हैं कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने, महेश कश्यप आपको नजर आ रहे होंगे। दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है जब कोई नेता चुनाव जीतता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके लिखा है, आजकल छत्तीसगढ़ सरकार नई किस्म के विज्ञापन लेकर आई है, जिसके स्क्रिप्ट में लिखा है, हम तो विष्णु को लाए थे। चुनाव के पहले सिर्फ मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी के नाम से अब समर्थन नहीं मिलने वाला। इसलिए अब नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ की सरकार पीछा छुड़ा रही है। ये एक्स पर पोस्ट करते हुए भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो नए विज्ञापन को लेकर भूपेश बघेल, राज्य के पूर्व सीएम, कांग्रेस के नेता, बीजेपी पर अब निशाना साध रहे हैं। और एक लाइन जो इस विज्ञापन में है, उनके द्वारा जो कहा गया है, उसमें ये लिखा है कि हम तो विष्णु को लाए थे, और नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करते हुए भूपेश बघेल ने निशाना साधा है बीजेपी पर। खंडवा के लालमाटी गांव में पुरानी रंजिश में एक परिवार पर दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच का विवाद का ये पूरा मामला है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि विवाद पुराना ही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया। वहीं केंद्र सरकार के फैसले पर जबलपुर के किसानों ने खुशी जाहिर की है। किसानों से बातचीत की है विस्तार न्यूज संवाददाता दुर्गेश साहू ने। कैबिनेट में हुए फैसले के मुताबिक धान, कपास, मूंग, दलहन और खरीफ की फसलें जो होती हैं, उनमें 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित तौर पर यह किसानों के हित और उनके लाभ के लिए फैसला लिया गया है। मैं इस वक्त जबलपुर की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहां पर किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं। हर साल आते हैं और हर सीजन में आते हैं। अब ऐसे हम किसानों से ही बातचीत करेंगे कि वो सरकार के इस फैसले से कितना खुश हैं और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, क्या उन्हें वो पर्याप्त लगती है। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें धान की, तो धान में 117 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है। 117 रुपये किया गया है और किसान भी खुश हैं और हमेशा ऐसे ही होता रहे, वो अच्छा है। कैसे देखते हैं आप मोदी सरकार के फैसले को? न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी करना लाभकारी होगा? जी हाँ, लाभकारी होगा, लेकिन अगर सरकार घोषणा तो की है, लेकिन वो दे जब तो जब ही तो हम खुश होंगे, क्योंकि लागत किसानों की बहुत ज़्यादा है। लागत को घटाया जाए। क्या कहेंगे? मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, ठीक बात है? बहुत बढ़िया किया है उनने, और अभी जो भी 10 साल से जो भी करते आए हैं, बहुत अच्छा करते आए हैं। आगे भी हम लोगों का, गरीब जनता का, किसानों का यही अपेक्षा है कि वो और बहुत अच्छा करें, इससे भी बहुत अच्छा करें। मोदी सरकार के इस फैसले से किसान खुश हैं, लेकिन किसानों का एक बात ज़रूर कहना है कि लागत कम करने के भी उपाय सरकार करे, ताकि किसान को फ़ायदा हो सके और जो आय दुगनी करने की बात, दावे हमेशा किए जाते सरकार की ओर से, वो सफल हो सके। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो किसान खुश हैं क्योंकि उनके फेवर में फैसला लिया जा रहा है। 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। फिलहाल न्यूज अपडेट में इतना ही।